नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो न्यूयॉर्क कंपनी, जिसमें हम हर रोज आपकी एक मैनेजमेंट से मुलाकात कराते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं इस कंपनी के बारे में और आपको बताते हैं कि अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर आपने अगर इस कंपनी में पैसा निवेश कर रखा है तो वो कितना सुरक्षित है और किस तरह के रिटर्न्स की आपको अपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर इस समय सेंसेक्स निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। 95 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी भी देखिए 28 अंक के बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। दोनों ही सूचकांक 0.5% मजबूत हैं। हमने देखा कि आरबीआई की पॉलिसी में ना तो सीआरआर में कोई कटौती देखने को मिली, ना ही रेपो रेट में। इसके बावजूद हमने देखा है कि बाजार में एक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। दरअसल इस पर अपेक्षा भी कम थी कि आरबीआई कुछ कदम उठाएगा। इसके अलावा खराब ट्रेड डेटा का भी इम्पैक्ट भारतीय बाजारों ने पचा लिया है और अब आप देखिए सबकी नज़र है कि बुधवार को होने वाली फेड की बैठक में बेन बर्नांके क्या करते हैं और इसीलिए आप देखिए बाजार इन सारे लोकल इवेंट से ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है अंतर्राष्ट्रीय इवेंट पर। और देखना होगा बृहस्पतिवार को भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस आउटकम के बाद। लेकिन आज का बाजार अगर आप देखिए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है एमएनएम का स्टॉक। जिस तरह से इसने सीआईई ऑटोमोबाइल्स के साथ करार किया है, बाजार को वो करार पसंद आया। काफ़ी कम कैश आउटगो हो रहा है इस पूरी की पूरी डील में और काफ़ी समय से कंपनी चाहती थी कि अपने सारे के सारे एंसिलरी कारोबार को कंसोलिडेट करे, वो होता हुआ नजर आए। 4% ऊपर एमएनएम का स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स में आज अच्छी खासी रौनक है। भारतीय एयरटेल देखिए 3% मजबूत, आइडिया में भी इसी तरह की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा सन फार्मा पिछले हफ्ते दबाव में था और आज यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है। एमएनएम के अलावा अगर आप दूसरे ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स पर भी नजर डालिए, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बढ़त के साथ ही कारोबार हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक दिग्गज में भी 1% की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हिंडाल्को पिछले हफ्ते सबसे अच्छा परफॉर्मर था ये निफ्टी का और आज आप देखिए करीब 1.5% की गिरावट यानी मुनाफा वसूली का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज के स्टॉक में भी पिछले हफ्ते अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, लेकिन शनिवार को जिस तरह से एफआईपीबी ने जो मंजूरी देनी थी उसको मंजूरी नहीं दी है एतिहाद की डील को और उसके बाद वो टाल दिया गया। आज हमने देखा जेट एयरवेज दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आज हमने देखा है कि अपोलो टायर एक और ऐसा स्टॉक है जिसने एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था और उसके बाद हमने देखा ये शेयर भी आज गिरता हुआ नजर आया। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पावर के स्टॉक पर भी नजर डालिए। अडानी एंटरप्राइजेज ने दरअसल 22.3 करोड़ शेयर्स अडानी पावर के रीप्लेज किए हैं और इसीलिए आज हमने देखा यहाँ पर दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं एफडीआई से रिलेटेड और यहाँ पर खबरें हैं कि देश भर में रोमिंग टैरिफ की सीमा घटाई गई है। टीआरएआई ने ये फैसला लिया है। रोमिंग टैरिफ की सीमा घटाने का फैसला टीआरएआई ने लिया है और आज हम देख रहे हैं सुबह से ही टेलीकॉम स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और इंतज़ार करना होगा कि इसका क्या मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पर रोमिंग टैरिफ की दरें टीआरएआई ने घटाई हैं। लेकिन चर्चा ये भी चल रही थी सुबह से कि यहाँ पर एफडीआई जो सीमाएं हैं वो बढ़ाने की बात हो रही है टेलीकॉम कंपनियों में और ख़ासकर टावर रिलेटेड टेलीकॉम कंपनियों में। देखना होगा कि किस तरह का एक्शन वहाँ देखने को मिलता है। एफएम ने एक बयान दिया है जिसमें कुछ इसी तरह की बात उन्होंने की है। इस मुद्दे पर वापस लौटेंगे, लेकिन आज न्यूयॉर्क कंपनी में हमारे साथ हैं प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स के सीएमडी इरफान रज़ाक। इरफान साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। हमने देखा है कंपनी की ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है बीती तिमाहियों में भी। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूँ आगे का आउटलुक क्या है, इस वित्त वर्ष के लिए कंपनी का क्या गाइडेंस है? नमस्कार। नमस्कार। गाइडेंस तो हमने तो दिया है, इस साल भी अच्छा चल रहा है 13-14 और हमने इस साल में भी 4,500 करोड़ का बिक्री की गाइडेंस दी है और इस क्वार्टर में ही अच्छा कारोबार हुआ है एंड ये गाइडेंस हमारे को मीट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी से 2-3 प्रोजेक्ट इस क्वार्टर में हमने लॉन्च की है और उसकी रिस्पांस बहुत अच्छी आई है। सो बिक्री अच्छी है और कारोबार अच्छा हो रहा है एंड नेट बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जो मार्केट में हम हैं वो मार्केट्स का
बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपने कहा 2-3 प्रोजेक्ट्स इस क्वार्टर में आपने शुरू करे हैं। कौन से मार्केट्स में कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने शुरू किए हैं, और क्या इसमें बुकिंग्स भी आपने करनी शुरू कर दी हैं, और किस तरह का रिस्पांस वहाँ पर बुकिंग्स में देखने को मिला है? जी, बेंगलोर में हमने प्रेस्टीज वेस्टवुड्स प्री लॉन्च की है। बल्कि हमने कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की, बल्कि ये प्रोजेक्ट इज़ इन द सिटी सेंटर, और प्रेस्टीज वेस्टवुड्स में हमने 80% माल ऐसे ही हाथों हाथ बिक गया है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो अच्छा हमारा प्रदर्शन हुआ है, दैट इज़ द प्रेस्टीज अगस्ता गोल्फ विलेज। वो छोटा विला प्रोजेक्ट था, मीडियम साइज विला एंड गोल्फ कोर्स, 9 होल गोल्फ कोर्स। वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। ये सब प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट्स जो है इसी क्वार्टर में हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने प्री लॉन्च किए प्रेस्टीज सनराइज पार्क इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। वो उसका भी बिक्री बहुत अच्छी हुई है। 3-4 दिन में हमने 500 प्लस फ्लैट उसके भी बिक गए हैं। और आगे जाके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च पाइपलाइन में हैं। एंड इस हफ्ता हमने आईवी टेरेसेस विच इज़ ऑन द आउटर रिंग रोड, उसका भी प्री लॉन्च करेंगे एंड उसका जो रिस्पांस आएगा देखेंगे। प्लस चेन्नई में हमने एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट प्री लॉन्च किया है, उसका भी रिस्पांस अच्छा है। दैट इज़ कॉल्ड प्रेस्टीज डाउनटाउन पार्क इन चेन्नई। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने लॉन्च किए हैं, लेकिन आगे चलकर कौन से पॉकेट्स में नए प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करते हुए नजर आएंगे? क्या चेन्नई और कोची मार्केट में ही होंगे, या फिर कुछ बेंगलुरु में भी कुछ और नए प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, आगे चल के चेन्नई में भी प्रोजेक्ट्स होंगे नए, बेंगलोर में भी ज़रूर से होंगे। बेंगलोर में 2-3 और बड़े प्रोजेक्ट्स का पाइपलाइन में है, तैयारी हो रही है। प्लस चेन्नई एंड कोची, हैदराबाद, ये 3-4 शहर में काफ़ी प्लानिंग चल रही है। अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। जब जैसा अप्रूवल प्रोसेस हो जाए और अप्रूवल मिल जाए तो लॉन्च हो जाएगा। चलिए इरफान साहब, आप हमारे साथ बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपसे आगे की चर्चा करेंगे, बात करेंगे किस तरह के प्रेशर्स देखने को मिल सकते हैं इकॉनमी की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर, और आपका व्यू क्या है, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और आज हम बात कर रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स के सीएमडी इरफान रज़ाक से। इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी कर्ज को लेकर, और आज भी क्रेडिट पॉलिसी में कोई भी रियायत नहीं दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ब्याज दरें जो पहले भी उन्होंने घटाई थी वो बैंक्स पास ऑन नहीं कर रहे थे। कितनी बड़ी चिंता की बात है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? देखो, कर्ज एक ऐसी चीज है कि अब हर एक कंपनी के हाथ में वो कर्ज को कैसे कंट्रोल करें। मेरे हिसाब से जब कोई कंपनी सिर्फ रेसिडेंशियल मार्केट में है, उसको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्री सेल हो जाता है। एंड मोस्टली जिस भी मार्केट में हो तो प्री सेलिंग से आपको आगे से पैसा निकल जाता है। अभी क्या हो जाता है, इस पैसे को लेके कई कंपनियां इसको जाके फिर दूसरी जमीन में लगा देते हैं, कुछ ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, तो वो कर्ज हो जाता है कंपनी में। अगरचे उस प्रोजेक्ट का पैसा उसी में लगाएंगे और कुछ ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में कर्ज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, अगरचे आप रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करें। कर्ज कब कंपनी में जब आता है, तब आप कोई ऐसे एसेट क्रिएशन करो, या आईटी पार्क बनाओ, या शॉपिंग मॉल बनाओ, या हॉस्पिटैलिटी एसेट्स क्रिएट करो, इसके लिए तो खर्च की जरूरत पड़ती है। और अगरचे आपका ऐसा लीजिए कि आईटी पार्क है या शॉपिंग मॉल है, इसका फाइनली जो कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं कंपनीज, उसको बाद में जाके कन्वर्जन होता है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में, तो कर्ज रीपेमेंट का कोई ऐसा दबाव नहीं होता। ये प्रॉब्लम हम खुद अपने हाथ से कभी क्रिएट कर लेते कि भाई एक लालच रहती है, ये भी कर लो वो भी कर लो, तो सारे काम करने में
कुछ ओवर ट्रेडिंग में प्रेशर आ जाता है। अदरवाइज जैसे हमारी कंपनी है, रेसिडेंशियल में सारा टाइम हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो ही होता है। हम एकदम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते, और हमारा जो खर्च है हमारी कंपनी में सिर्फ ये एसेट क्रिएशन में लगता है, तो इसके लिए हमारा कोई ऐसा दबाव नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उतना हमारे को सेविंग हो जाता है। वो हम कभी यही तमन्ना करते रहते कि इंटरेस्ट रेट इवन आधा टका कम हो जाए तो हम ये बचत हो जाती है कंपनी के लिए। आपने कहा कि आपकी कंपनी कैश फ्लोज पॉजिटिव है, और चर्चा ये भी चल रही थी कि आप शायद FY15 के बाद से अपने लीज रेंटल इनकम का 50% डिविडेंड के तौर पर शेयरधारकों में बांटें। इस मामले में कितना आगे बात बढ़ी है और कब तक ये होता हुआ नजर आएगा? क्या बोर्ड ने ये रेजोल्यूशन को पास किया है अभी, या फिर अभी ये केवल थॉट ही है, बोर्ड के सामने पेश करना बाकी है? ये तो सिर्फ अभी एक विचार है, क्योंकि जब हमारे सारे जो एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके जो यील्ड एकदम आना शुरू हो जावे और हमारे पास सरप्लस कैश फ्लो हो, तो ये पैसा हम इजीली हमारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये विचार है, सोच है, तो ये सोच को पॉजिटिव में बदलना तकलीफ नहीं है। बट 15-16 में जैसा एटमॉस्फेयर है देखेंगे। मोस्टली हमारा भी ये है कि खर्च भी कम करे, पॉजिटिव कैश फ्लो हो जावे, और ये जो रेंटल इनकम बड़ा पोर्टफोलियो है इसका हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लाए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एक और सेक्टर पर ही सवाल है इरफान साहब, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल सामने निकल कर आएगा, आप जैसी कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा, और क्या लगता है आपको कि प्रोजेक्ट्स डिले होते हुए नजर आएंगे अगर ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल इसी तरह से पास हो जाता है? नहीं, रेगुलेटरी बिल तब आ जाएगा, प्रोजेक्ट लॉन्च में 4-6 महीने का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से प्रपोजल है रेगुलेटरी बिल में, ये सारे अप्रूवल हाथ में होना चाहिए। ठीक है, हम अप्रूवल लेके ये आज भी वही कर रहे हैं, बट इसके बाद क्या है, हमको रेगुलेटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और रेगुलेटर का अप्रूवल कितना टाइम लगेगा पता नहीं। एज इट इज हमारे को 50-60 क्लियरेंसेस लेना है अभी, सैंक्शन सब कई एजेंसी से। अभी एक और रेगुलेटर हाथ में आ गया जिसको हम संभालना पड़ेगा, उनको सारे डिटेल्स देना पड़ेगा। अगरचे इफ इट्स सीमलेस, सिर्फ इट्स ओनली लोडिंग द इंफॉर्मेशन जैसा आज कह रहे हैं, देन इट्स ऑल राइट। बट फिर भी 4-6 महीने लॉन्च में देर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 4-6 महीने में बाद में लॉन्च करूं तो सारा ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम आएगा छोटी कंपनियों को। सारे छोटी कंपनीज एकदम दबाव में आ जाएंगे, उनके कैश फ्लोज पे भी दबाव आएगा, क्योंकि अभी एस्क्रो अकाउंट का भी प्रपोजल है, तो ये पैसा वो लेके दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकेंगे। कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा है, कंज्यूमर एकदम अश्योर्ड हो जाएगा, जो उसका पैसा जो एक प्रोजेक्ट में दिया वो दूसरे प्रोजेक्ट में ना जाए, तो ये एक तरीके से कंज्यूमर के लिए बहुत सेफ्टी है। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से इसको मॉनिटर करना, सही तरीके से मॉनिटरिंग हुआ तो चलेगा, बट अदरवाइज काम करने में और तकलीफ होएगी। देखना पड़ेगा कि कितना तकलीफ है, कितना आसान होगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। चलिए इरफान जी, धन्यवाद आपका CNBC आवाज पर आने के लिए और कंपनी के ऊपर और रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर हमसे अपने धन्यवाद शेयर करने के लिए।